आज के दिन में अगर देखा जाए तो AFO इज़ नीदर डिफरेंट फ्रॉम जनरल बैंकिंग। पहले किस टाइम पे हुआ करता था कि आप AFO प्री की तैयारी करते थे, उस लेवल का एग्ज़ाम PO मेंस का हार्डर रहता था। देयर आर एक्सपीरियंस पर्सन, देयर आर नॉन एक्सपीरियंस पर्सन। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं नॉन एक्सपीरियंस था। फर्स्ट डे से आप कुछ मत कीजिए, आपको नहीं पता उस टाइम करंट अफेयर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जस्ट उसको जितना आपने टाइम दिया है, जितना आपने एफर्ट दिया है, आप उसको डिफाइन कराइए। BSc है जो अभी 7th-8th सेमेस्टर में है, क्या माइंड में लेके चले वो? सर, सबसे पहली चीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अगर आपको ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस, स्टेइंग स्ट्रेट ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस अगर नीड है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक वाधवा एंड आज हम ये पॉडकास्ट या फिर कई ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमारे वो स्टूडेंट जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं बट तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स की, लाइक दैट कैन बी इफको, AFO या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। सो टुडे वी हैव समवन विद अस जिसने जनरल बैंकिंग एग्जाम भी दिया है, AFO भी दिया है एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग एज एन AFO समवेयर, वही बताएगा। सो इंस्टेड ऑफ के मैं बताऊं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल, आई वेलकम यू टू एग्री कोचिंग चंडीगढ़। थैंक यू सर। एंड शुरू करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दो हमारे व्यूवर्स को। ज़रूर सर। सर, माय नेम इज़ राहुल गोयल एंड करंटली मैं एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर पंजाब नेशनल बैंक लुधियाना के अंदर पोस्टेड हूँ एंड मुझे 6 महीने हो गए हैं एज पर वर्किंग प्रोफेशनल। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि आपने जनरल बैंकिंग भी किया है। जी सर। आपने AFO की तैयारी भी करी है, तो पहले तो इस पे आपके व्यू बता दो कि जनरल बैंकिंग वर्सेस AFO, एक दोनों या कैसे करना चाहिए? सर देखिए, आज के दिन में अगर देखा जाए तो AFO इज़ नीदर डिफरेंट फ्रॉम जनरल बैंकिंग। पहले किस टाइम पे हुआ करता था कि आप AFO प्री की तैयारी करते थे, उस लेवल का एग्ज़ाम PO मेंस का हार्डर रहता था। आज के दिन AFO का प्री इज़ नीदर और नॉट सेम टू जनरल बैंकिंग। तो आप करें, दोनों की तैयारी करें। आप AFO की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ पोस्ट निकलती हैं, आप अप्लाई कीजिए, आपका डर निकलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपका एग्ज़ाम सेंटर का डर निकलेगा, आपके एग्ज़ाम्स बढ़िया होने चालू होंगे एंड मेरे अकॉर्डिंग दोनों की तैयारी करना इज़ बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच। आपने एक बात बोली कि डर निकलेगा, ये डर मतलब कैसे नुकसान करता है? सर, डर सबसे, जैसे मेरा सेकंड अटैम्प्ट था ये जिसमें मैंने क्लियर किया। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाके बैठते हैं, देयर आर एक्सपीरियंस पर्सन, देयर आर नॉन एक्सपीरियंस पर्सन। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैं नॉन एक्सपीरियंस था। तो जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो एक कॉन्फिडेंस के अंदर बैठे होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए कि हाँ, ये एग्ज़ाम है, इसको एग्ज़ाम की तरह नहीं देना है, जस्ट एक नॉर्मल बेसिस पे देना है ताकि हो। पर नॉन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप फर्स्ट टाइम पे जाते हैं, आपको डर होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो डर निकालना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाएंगे, आप फॉर एग्जाम्पल एक रीजनिंग की पजल सॉल्व करने बैठे हैं, अगर आपके माइंड में रूटीनल बेसिस ये चलता रहेगा कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ या एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये डर है, अगर ये राह चलता रहा, वो पज़ल आपसे एनी डे सॉल्व नहीं होगी। जबकि आप नॉर्मल डेज के अंदर बैठ के सॉल्व करेंगे, वो पज़ल सॉल्व हो जाएगी आपसे। तो इट्स बेटर कि उस डर को निकालिए बाय टेस्ट, बाय एनी मोटिव, बाय एनी एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठे, आप नर्वस नहीं होनी चाहिए उस टाइम के अंदर, और वो चीज़ सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू ही आ सकती है। तो आप दीजिए, जितने एग्ज़ाम दे सकते हैं आप दीजिए। सिलेक्शन हो दी बेस्ट है, सिलेक्शन ना हो एक आपके लिए एक्सपीरियंस है वो, ताकि आपका डर निकल जाए। AFO प्री वर्सेस मेंस कितना टाइम देना चाहिए? सर, AFO प्री इज़ अ एग्ज़ाम जिसके अंदर आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे टाइम देना चाहिए। आपने तैयारी कर ली, एक बार तैयारी करने के बाद AFO प्री की बारी बारी क्लासेस लगा के, बारी बारी तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसको आप प्रैक्टिस बेसिस पे रखिए। एक बार आपने तैयारी कर ली, आपको एक कॉन्फिडेंस है कि मेरी सारी चीज़ें, सब्जेक्ट्स तैयार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टेक योर मोटिव कि आज मुझे एक टेस्ट लगाना है, डेली बेसिस पे एक टेस्ट लगाना ही लगाना है बाय ईदर सोर्स, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू एनी सोर्स, बट एक सोर्स से मुझे एग्ज़ाम लगाने ही लगाना है, टेस्ट लगाने ही लगाना है। वो AFO प्री है। बट मेंस इज़ एवरीथिंग, मेंस इज़ लाइक एवरीथिंग। आपको बुक रीड करनी होंगी, आपको क्लासेस लगानी होंगी, आपको टेस्ट देने होंगे, उसमें आपको अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसमें ही देना होगा। प्री के अंदर आप अपने आप को टेस्ट तक रिस्ट्रिक्टेड रखिए कि मुझे डेली बेसिस पे, चाहे आपका एग्ज़ाम अगस्त के अंदर है एंड अभी जनवरी है, आपको अभी से भी तैयारी करनी है, तो आपको टेस्ट लगाने ही होंगे। डेली बेसिस पे एक लगाएंगे, जिस दिन आप पेपर में जाके बैठेंगे, ये मेरी एक वो है गारंटी
कि आपको पेपर में डर नहीं लगेगा, आपको ऐसे लगेगा आप टेस्ट ही देने बैठे, एक जर्नलिस्ट हैं, आप टेस्ट ही देने बैठे हैं, आपका पेपर और अच्छा निकलेगा। थैंक यू सो मच। AFO प्री के लिए एक बार पढ़ के प्रैक्टिस, मेंस को जितना कवर कर सकते हैं मैक्सिमम करना पड़ेगा, बिकॉज मेंस का पार्ट थोड़ा सा स्लाइटली लेंदी हो जाता है प्री की बजाय। प्री और मेंस आपने बता दिया, इंटरव्यू के बारे में क्या लगता है? बिकॉज जनरली इंटरव्यू के लिए हर किसी को होता है कि मेंस के बाद जब क्वालिफाई हो जाएगा तब इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे, कैसे करनी चाहिए? सर इसके लिए एक मेरा बेटर सजेशन मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैं बताता हूँ। ये जैसे मेरा सेकंड अटैम्प्ट है, इस फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मैंने मेरा मेंस दिया और उसके बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी चालू की एंड आई वॉज नल, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था उस टाइम तक। मुझे कुछ नहीं पता था इंटरव्यू के अंदर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, व्हाट अबाउट माई इंट्रोडक्शन, मेरे को क्या स्कीम समझानी है, क्या स्कीम समझानी है, मुझे कुछ नहीं पता था। बट ऑन अ सेकेंड टर्म्स जब मुझे इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस हो चुका था, मुझे इतना पता था मेरा चाहे प्री क्लियर हो चाहे मेंस क्लियर हो मुझे मैटर नहीं करता है, बट मुझे अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है, क्योंकि अगर ये दोनों एग्ज़ाम्स निकले और मेरा इंटरव्यू ख़राब हुआ तो वो मेरे बेसिस पे होगा। प्री एंड मेंस को मैं डिफाइन नहीं कर सकता वो हार्ड आएगा ईजी आएगा, बट इंटरव्यू इट्स ऑन अबाउट मी। तो फर्स्ट डे से आप कुछ मत कीजिए, आपको नहीं पता उस टाइम करंट अफेयर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप जस्ट अपना इंट्रोडक्शन ऑन अ डेली बेसिस, व्हाट टू से अबाउट अ स्कीम, आपसे XYZ एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो चेंज नहीं होना है उसको एटलीस्ट आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मुझे ये चीज़ें आती हैं। राइट जी सर। राहुल, आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, ऑफलाइन में तो बच्चे मिलते हैं आपस में, बहुत सारी बातचीत करते रहते हैं, तो एक मिथ कहूँ या कुछ भी कहूँ तो आप ही बताइएगा, लोगों के माइंड में ऐसा भी है कि AFO फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है? सर देखिए, फॉर माई इंस्टेंस मेरे एक्सपीरियंस में बताता हूँ, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जस्ट उसको जितना आपने टाइम दिया है, जितना आपने एफर्ट दिया है, आप उसको डिफ़ाइन कराइए, दैट्स इनफ। फर्स्ट टाइम के अंदर आपका निकलता है, इट्स ऑन अ मेजॉरिटी बेसिस, आपका किस्मत बहुत अच्छी थी। बट AFO बीइंग एन एग्ज़ाम, बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आज के दिन के जो कॉम्पिटिशन है, आज के दिन के जो सीट्स हैं, जो वैकेंसीज निकल रही हैं, इट टेक टाइम, वो एफर्ट मांगता है। आपके एक अटैम्प्ट निकला, आपका हो जाता है, वेल एंड गुड है, आप उसको एंजॉय कीजिए। बट अगर नहीं होता है तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे मेरा भी सर ये सेकेंड अटैम्प्ट था, मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट ने डीमोटिवेट ना करते हुए मोटिवेट किया कि मुझे अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे प्री का एक्सपीरियंस हो चुका था, मुझे मेंस का एक्सपीरियंस हो चुका था, मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो चुका था फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। सिलेक्शन होना ना होना आई डोंट थिंक सो इतना मैटर करेगा जितना आपका वो एक्सपीरियंस मैटर कर जाएगा। एक्सपीरियंस होता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, आप उसको एक लक मान के साइड रखिए। बट अगर नहीं होता है तो उससे डीमोटिवेट ना होते है, उसको टाइम दीजिए। आई कैन मेक श्योर सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट इट विल बी अ फाइनल अटैम्प्ट। गुड। प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, फिर इनिशियल जर्नी स्टार्ट होती है आपकी ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन कौन लोग हैं जो आजकल सेलेक्ट हो रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, या कुछ नया जो एक्सपीरियंस किया हो? सर ट्रेनिंग की एक बहुत वियर्ड चीज़ जो मुझे पता लगी है, बीइंग अ बैचलरेट स्टूडेंट, मैंने BSc की है सिर्फ, आई फाउंड पीपल देयर हैविंग MSCs एंड PhDs ऑन अ मेजर बेसिस। तो देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स जिन्हें नॉलेज इतनी ज़्यादा थी मुझसे, मेरे कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि वो आज के दिन में कुछ भी कर सकते थे। बट थिंग्स कम्स टू लक, थोड़ा सा पार्ट एक लक प्ले करता है कि उन्होंने भी अपने टाइम पे पूरी प्रैक्टिस की है, पूरी कोशिश की है, बट इट कम्स टू लक कि जैसे जैसे आपका लक काम करता है वैसे वैसे। बट STC इज़ अ थिंग आई कैन से एवरीवन विल एंजॉय। STC एक लोता ऐसा टाइम होता है जो बैंकिंग के अंदर आप बहुत एंजॉय करते हैं एंड वहाँ पर बहुत आपको एक्सपीरियंस मिलता है। देयर वर पीपल्स हैविंग PhD और वो आपको जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनके साथ क्या क्या पूरी लाइफ के अंदर उनकी जर्नी रही, कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या क्या उन्होंने किया, वो सब कुछ आपको सुन के बहुत एक्सटेंसिव फील होगा कि आप अगर एज अ बैचलर BSc अगर जाते हैं एज अ सिलेक्शन तो आपको बहुत कुछ नया फील होगा। कॉलेज में तो ऐसा होता है ना कि जब स्टडी कर रहे होते हैं तो सीनियर को सीनियर, सर, भैया, बॉस कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। अब वहाँ पे जब PhD वाले लोग भी आपके साथ सेम डेजिग्नेशन पे आ गया तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर देखिए, स्टार्टिंग के 2 दिन तो देयर वर अ सीन ऑफ सेइंग बॉस हाउ यू बॉस एंड धीरे धीरे वो हुआ कि हाँ अभी ठीक है, सीनियर जूनियरिटी रहेगी, वो हमेशा फॉर लाइफ रहेगी, बट यू आर कलीग्स नाउ।
तो हमने धीरे धीरे ब्लेंड किया एक दूसरे के अंदर कि हाँ वी आर टुगेदर कलीग्स, वी आर फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे ब्लेंड करते रहे। देयर वर नो सीनियरिटी जूनियरिटी देयर, वी वर कलीग्स, वी वर एंजॉइंग द पार्टी, वी आर एंजॉइंग द 21 days ऑफ ट्रेनिंग। दैट वाज अ फन मोमेंट। अच्छा, पीएचडी की बात आई है तो एक छोटा सा क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है, बिकॉज बीएससी करने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट होता है एमएससी करें या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, और आप तो बातों को पीएचडी तक ले गए हो, तो क्या ओपिनियन है, मतलब आफ्टर बीएससी या जो अभी 7th-8th सेमेस्टर में है, क्या माइंड में लेके चले वो? सर सबसे पहली चीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अगर आपको ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस, स्टेइंग स्ट्रेट ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस अगर नीड है, तो आई वुड से कि आपको जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। राइट। इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, तो आई वुड से आप एमएससी करिए, साथ साथ किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, जिससे आपकी प्लेसमेंट ऑन द वेरी गुड हैंड लग जाए। एंड बाकी थोड़ा इंटरेस्ट के बेसिस पे रहता है कि कुछ लोगों को होता है कि उन्हें इंटरेस्ट होता है, दे वांट टू डू एमएससी, दे वांट टू डू पीएचडी, बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे किस सिचुएशन के अंदर हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस आपको सपोर्ट करती हैं, तो आई वुड गो फॉर एमएससी विद अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम रेदर देन जस्ट डूइंग। बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आई वुड प्रेफर कि आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की फुल अपने माइंडसेट से तैयारी कीजिए, बिना किसी डिमोटिवेशन के, बिना किसी बात को सुनते हुए। बट कीपिंग दिस इन माइंड कि अगर लगेगा तो 1 साल में हो जाएगा, नहीं तो 2-3 साल लग सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल राइट, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा डाउट और आ रहा है माइंड में कि जब बीएससी के बाद बच्चा साथ में एमएससी और एएफओ दोनों कर रहा होगा, तो डोंट यू थिंक सो कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा उसे? सर देखिए, टाइम मैनेजमेंट का इशू सच बताऊं तो सिर्फ एएफओ में उन्हें बहुत आएगा। देयर वर डिस्ट्रैक्शंस, देयर विल बी डिस्ट्रैक्शंस जो उसे टाइम मैनेज करने में हार्ड रखेंगी। बट आई वुड प्रेफर कि अगर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है, किसी एक जॉब के लिए तैयारी करना चाह रहा है, तो फुल्ली मोटिवेटेड, फुल्ली कॉन्फिडेंट एक जॉब की तैयारी करे, वो किसी और चीज़ पे डेविएट ना हो। सिर्फ एक जॉब की तैयारी को अगर वो प्रॉपर तरीके से टाइम दे दे, इट इज़ सफिशिएंट इनफ एफर्ट्स दे दे, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। राइट। एंड राहुल, एक छोटी सी बात आपने पहले ही बोली थी, छोटी और बड़ी जो भी है ना, कि प्री में भी अगर जनवरी भी है तब भी टेस्ट अटैम्प्ट करना शुरू कर दो, एंड मेंस में भी टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, तो क्या सिर्फ टेस्ट अटैम्प्ट ही करते थे आप या कुछ और भी करते थे? नहीं सर, देखिए प्री के अंदर ऑन जनरल बेसिस मेरा रहता था सिर्फ टेस्ट अटैम्प्ट। मैं ऐसे ही बोलूं कि मैं गलत क्वेश्चंस को एक जगह पे प्रॉपर लिख के देखता था, एक प्रॉपर समरी रखता था। राइट। प्री के अंदर मैंने क्वांटिटी पे फोकस किया था रेदर देन क्वालिटी। वर्सेस मेंस के अंदर मुझे था कि मुझे सिर्फ क्वालिटी चाहिए, तो मैं जो भी टेस्ट अटैम्प्ट करना है उसके जस्ट नेक्स्ट डे उसी टाइम बुक के अंदर उसको, जहाँ क्वेश्चन जो गलत हुआ उसी टाइम उस टॉपिक को देखा और वहीं पे उस क्वेश्चन की समराइज लिख ली, ताकि मुझे बारी बारी जब भी मैं बुक को रिपीट करूँ तो मेरे को और कई सी चीज़ें देखनी ना पड़े, मैं एक जगह पे सेटिस्फाइड हूँ। प्री के लिए मैं कहूँगा कि क्वांटिटी पे फोकस कीजिए, मेंस के लिए मैं कहूँगा क्वालिटी पे फोकस कीजिए कि जितना दे रहा हूँ उसको परफेक्ट दे रहा हूँ। राइट, मतलब एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेंस में, बट प्री में पता होना चाहिए क्या वीक क्या स्ट्रॉन्ग है। राइट, गुड। एंड जब स्टडी करते थे, अब जो बच्चा स्टडी कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन में कर रहा है ऑफलाइन में कर रहा है, 5 to 6 आवर्स तो डेली क्लासेस ले जाती है। ओवरऑल स्टडी को अगर 24 आवर्स में कहूँ तो कितना टाइम दे देते थे? सर जनरल बेसिस मैं बहुत ज़्यादा उस तरीके का नहीं हूँ कि पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई। आई एम अ पर्सन कि चाहे मैं पूरे दिन में 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, पर 2 घंटे के अंदर जितना मेरा डिसाइडेड पोर्शन है मैं उसको ख़त्म करके ही उठूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे टाइम पे मैं लाइब्रेरी के अंदर, बहुत बच्चे होते थे मेरे साथ कंपटीशन के अंदर जो होते थे, वो छोटे छोटे चार्ट्स बना के रखते थे। आज मेरे साथ वो सिलेक्टेड है, मैं उनकी स्ट्रेटजी को गलत ही बोलता हूँ। राइट। छोटे छोटे चार्ट्स की जैसे मैं समराइज़ कर सकूँ, बट मेरा मोटिव था कि मैंने जस्ट एक लाइब्रेरी के अंदर मेरे एक कैलेंडर लगा रखा था, जिस कैलेंडर के अंदर मेरे लिखा हुआ था कि मुझे इतने से इतने दिन तक के बीच में एक चीज़ करनी है, उसे किया, उसे करना है। जिस दिन वो ख़त्म हो गया मैं उस दिन से मेरा एन्जॉयबल उस अकॉर्डिंग रखूँगा, चाहे वो चीज़ अब मेरी 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए, मैं 2 घंटे के बाद उस दिन को एन्जॉय कर सकूँ। मुझे ऐसा कोई स्ट्रेच नहीं था कि मुझे उस चीज़ पे 10 घंटे लगाने हैं। मुझे बस एक मोटिव बना के रखना था कि जितना कर रहा हूँ उतना बेस्ट तरीके से करूँ। ये है। ओके, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात यहाँ पे आपने करी। एंड एक वर्ड आपने पहले ही बोला था
कि बहुत सारे पेपर देने चाहिए जिससे एग्ज़ाम में जाके नर्वसनेस ना आए, एंड फिर आपने एन्जॉयमेंट वर्ड की बात कर दी है ना, तो पेपर वाला तो समझ आता है कि पेपर में जाके नर्वसनेस ना आए, इसलिए आपको सारे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने चाहिए। ये एन्जॉयमेंट वाला पार्ट जो आपने बोला, मतलब क्या ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक साल की उस जर्नी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक तो होता है ना कि लोग आज की सिटिंग मेंटेन कर रहे हैं, पूरा टाइम माइंड में चल रहा है, सिलेक्शन लेना है, एक वो बंदा है जो थोड़ा पढ़ाई किया और नहीं कर लिया कि अब 2 घंटे मस्ती करते हैं, बाद में फिर से दोबारा अपना काम करेंगे। किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए? सर आई वुड प्रेफर कि सेकेंड तरीके का माइंडसेट आपको ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड एक कैपेसिटी तक ही पढ़ सकता है। आप 10 घंटे तक एक नोटबुक को खोल के बैठे रहिए, आपको सिर्फ वो 2 घंटे की जो पढ़ाई है वो ही समझ आएगी। जो 8 घंटे की जो आप कर रहे हैं वो जस्ट अपने माइंड को पुश करना चाह रहे हैं कि और मैं करूँ और मैं करूँ और मैं करूँ। इससे बेटर है जितना आप कर रहे हैं उसको अपने बेस्ट पॉइंट्स पे कर लीजिए। जितना आपने डिसाइड किया था उतना अगर आपका होता है तो उस लाइफ को भी थोड़ा टाइम दीजिए, उसको भी एंजॉय कीजिए। नहीं तो सर पॉइंट नहीं बचता है कुछ कि आप सिलेक्शन भी ले लेंगे और आपकी लाइफ भी नहीं आपने एंजॉय की, तो इसका कोई पॉइंट नहीं बचता है। सिलेक्शन लीजिए, ट्राई, अपने एफर्ट पूरे रखिए। अपने एफर्ट को 100 रखते हुए आप साथ में एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता ये है कि एफर्ट 20% रह जाते हैं और एंजॉय 80% हो जाता है, तब बहुत दिक्कत आती है। ओके, एक और क्वेश्चन है माइंड में राहुल, शायद ये आपके और मेरे थोड़ा अपोजिट जानने वाले हैं। हम हमेशा जब गाइडेंस सेशन में बोलते हैं तो वी यूज टू से कि बच्चों एक ही सोर्स फॉलो करो, 2 सोर्स पे जाओगे तो अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। एंड ये लाइन मैं बहुत बार रिपीट भी करता हूँ कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप मेरे सामने बैठे, मैं ये भी जानता हूँ कि स्टूडेंट बहुत सारे सोर्स को फॉलो करता है, स्पेशली तब जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो डर बैठ जाता है माइंड में कि यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ना है। सो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, बिकॉज माइंड डाइवर्ट भी होगा, और आप अगर एक को एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे तो 2 सोर्स को तो ऑब्वियसली आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो किस तरह से आपने डील किया उसको? सर इसके अंदर देखिए सर, चाहे 10 लीजिए चाहे 20 लीजिए, सोर्स के अंदर चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। ट्रू। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% का फ़र्क होगा एक सोर्स से दूसरे सोर्स के अंदर। तो जो मैंने मेरी स्ट्रेटजी फॉलो की थी वो मेरी एक ही स्ट्रेटजी थी। आई वॉज फॉलोइंग ACC, जस्ट टेलिंग आई वॉज फॉलोइंग ACC। मार्केट में डेविएशंस थी मेरे माइंड में भी ऑब्वियसली कि मुझे इधर से कर लेना चाहिए उधर से कर लेना चाहिए, बट आई वॉज फॉलोइंग ACC। ठीक है, मुझे इफ रिजल्ट्स मिल रहे थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। बट ऑन अ वेरी सेम हैंड मैंने साथ साथ एक जर्नलाइज बुक मेरे इन हैंड रख रखी थी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से RK शर्मा। आई वॉज ट्राइंग कि मेरी जब ACC की बुक पूरी रीडिंग खत्म हो चुकी है, उस सब्जेक्ट का पोर्शन खत्म हो चुका है, उस सब्जेक्ट को मैं RK शर्मा से एक बार रीड कर लूँ। इफ़ आई फाउंड देयर इज़ डिफरेंस इन टॉपिक्स, जो डिफरेंस है उसको ACC वाली बुक के अंदर ऑन द स्पॉट नोट कर लिया उसी टॉपिक के अंदर। अब मुझे वो RK शर्मा को वापस खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेम जो डिफरेंस था वो मेरी उसी बुक के अंदर नोटेड है। तो मेरे लिए जो वो है स्टफ़ है वो एक ही जगह कंपाइल्ड रह चुका है। अब मुझे वही चीज़ को बारी बारी रीड करना है। तो शॉर्ट एंड स्टफ रखिए अपने आप को, बट थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कीजिए। बिल्कुल एक ही जगह पे सीमित है, एक जर्नलिस्ट बुक को उसके अंदर कॉपी कर लीजिए। जो चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा बच रही हैं आपकी, वो कॉपी करके आप उसको रीड करते रहिए साथ साथ, ताकि आप बहुत ज़्यादा डेविएटेड ना रहें। 2 साल में जब प्रिपरेशन कंप्लीट करी और बुक्स भी स्टडी करी हैं, ऑब्वियसली आपने बहुत सारे यूट्यूब यहाँ वहाँ आपने एक्सपीरियंस नहीं करे, बट देखते तो हम रहते ही हैं, है ना। सो कैसा लगा, मतलब जेन्युइन फीडबैक चाहूँगा, ACC के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर ACC के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं 2 साल से लगातार एक ही स्टाफ के साथ डील करता हूँ। तो मुझे था कि मुझे जो भी करना है उस पार्ट को प्ले ढंग से करना है। तो जब भी मैं क्लास लगानी है, जब भी मुझे कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, मैं उस चीज़ में वो नहीं देखता था, क्योंकि एक सर उस टाइम हमारे टाइम पे एक मार्केट में बहुत बड़ी हवा थी कि ACC बहुत टफ चीज़ें बनाता है। आई वॉज लाइक कि तुम्हें कैसे पता है कि पेपर टफ नहीं आएगा या पेपर ईजी आएगा। ट्रू। देयर वर सेइंग्स कि जब मैंने प्री दिया था, मेरे प्री के मैं टेस्ट देता था, प्री में वो बोलते थे कि ACC का टेस्ट बहुत टफ होता है, ACC का टेस्ट नहीं देना है। एंड आई वॉज लाइक कि तुम्हें अगर ACC वाला टेस्ट ही पेपर में आ गया तब क्या करोगे? तो आई वॉज लाइक कि जो भी हो, चाहे टफ हो चाहे कैसा भी हो, खुद को इतना प्रिपेयर कर लो टफ के लिए। और उस चीज़ में मेरी ACC ने बहुत हेल्प की है कि टफ के लिए प्रिपेयर कर दिया, ईजी आया तो मेरे लिए बेटर है, बट टफ के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। स्कोर कितना है प्री में? प्री में 72। वेरी गुड, दिखाता है कि आपने टफ लेवल को प्रिपेयर किया था।
ओके राहुल, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जी सर। जो लोग इस वीडियो को एंड तक सुन रहे हैं, क्या मैसेज है, किस तरह से प्रिपेयर करें, क्या चीज़ें माइंड में लेके चलें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होगी, राइट। जस्ट अपने माइंड को फ्री छोड़ दें। अपने माइंड के बैक साइड में ये ना रखें कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जस्ट इस बात पे फोकस रहिए, मेरे को सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड प्री के लिए इज़ ऑल अबाउट टेस्ट, जितने दे सकते हैं, जहाँ से दे सकते हैं, फॉलो क्वांटिटी। आपके पास 10 सोर्सेज हैं, आप प्री के अंदर 10 के 10 सोर्सेज से टेस्ट दे दीजिए। आपको नहीं पता पेपर कौन से सोर्स से सही आ जाएगा, बट मेंस के अंदर आई वुड प्रेफर 1 मैक्सिमम 2 को कंपाइल करके सोर्सेज को फॉलो कीजिए। ज़्यादा अपने आप को डेविएट मत कीजिए मेंस के अंदर। जस्ट एक जर्नलिस्ट सोर्स और एक किसी कोचिंग का सोर्स आप पकड़िए, XYZ किसी भी कोचिंग का। आई डोंट से दिस इज नॉट अ प्रमोशन कि हाँ ACC में ही बैठा हूँ तो ACC की तरह, राइट। बट अपने एक सोर्स को कोचिंग का रखिए, एक सोर्स को जर्नलिस्ट सोर्स रख के दोनों को कंपाइल करके पढ़िए। मेंस विल बी प्रिटी इजी। मेंस के अंदर टेस्ट देते रहिए जब तक आपको उस टॉपिक के अंदर कंफर्मेशन नहीं आ जाती कि ये टॉपिक के हर तरीके से मेरे को तैयारी है। और इंटरव्यू के अंदर जस्ट अपने आप को स्टार्टिंग से प्रिपेयर करिए। अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, छोड़ते, बट अगर हो गया तब आप बिल्कुल नल हो जाएंगे, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की होगी। अगर तैयारी की होगी तो आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होंगे कि अपना रोल बहुत आराम से प्ले कर सकते हो, बहुत इजीली 15 स्कोर कर सकते हो, 15 to 16, एंड इट्स अ गुड मार्क्स जो आपके डिफरेंस ला सकते हैं सिलेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच राहुल, एंड स्पेशली थैंक्स कि अपनी छुट्टी वाला दिन आपने यहाँ पे यूज़ किया। एंड आई होप सो ये कॉन्वर्सेशन हमारे उन स्टूडेंट के लिए जो आप के फेज़ पे, जो आज जहाँ पे आप आज से 2-3 साल पहले थे, वहाँ पे उनको डेफिनेटली हेल्प करेगी। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर।